आप सवाल करते हो हमसे कहें हम वफादार, हमने तो वफादार की सत्ता की बात की कि भाई चुनाव लड़ रहा था, भाई को वोट नहीं दिया, एक जगह वोट डाल दिया आपको। लेकिन आपने हमारे साथ वफादारी कैसे दिखाई कि जो सवाल करने वाले नेता थे आपने सबको काट के फेंक दिया। जो आपसे सवाल कर सकते थे कि मेरे लोगों के लिए ये काम करो, आप लोगों ने चुनाव भी नहीं करने दिया। जानबूझ करके आपने स्टेज के ऊपर बेइज्जत किया। हमने तमाम चीज बर्दाश्त करके वोट दिया, लेकिन हमारे हिस्से में क्या है? हमारे हिस्से के अंदर सिर्फ नफरत। इसलिए हमने फैसला किया कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा और इस विचारधारा के अलावा कोई रास्ता नहीं। और आपसे भी कहना चाहता हूं, आज की शुरुआत दलित और मुस्लिम का जो समीकरण जो माननीय राजकुमार गौतम साहब ने समझाया, इस समीकरण को पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आत्मसात कर दो, सुपड़ा साफ कर देंगे। सहारनपुर के अंदर भी रहते हैं राजकुमार हमारे नरेश गौतम साहब, सहारनपुर के अंदर जाओ, जाकर के देखो भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन दिवाली की बधाई केवल नीले नीले दिखाई दे रही है, पूरा नीला हो गया क्योंकि समीकरण बदल गए। जिला पंचायत से लेकर एमपी तक एक सीट के ऊपर भी कोई हमारे मुकाबले के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वहां का मुद्दा फैसला कर चुका है बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने का। ये काम पूरे प्रदेश के अंदर करना होगा। जिस दिन पूरे प्रदेश में जनता ने भाजपा को कमजोर कर देगी, और जिस दिन भाजपा को उत्तर प्रदेश में आपने कमजोर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर नहीं सरकार बना सकती। देश में सरकार नहीं बन सकती अगर भारतीय जनता पार्टी को आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर कर दिया। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 35 सीटें जिता दो, 35 से 40 सीटें जिता दो, और 35 से 40 सीट जिता दो, देश की प्रधानमंत्री हमारी नेता बहन हमारी। ये सब लोग कभी है दिल में तो सोच रहे हो कर रहा है भाजपा को, लेकिन मिजाज नहीं बन रहा। इसके जबान के ऊपर और जोश के ऊपर काबू कर करके एक अनुशासित सिपाही की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुजन का रास्ता देखो। जान लीजिए 1924 के अंदर गोलमाल करने का एजेंडा रखा था 100 साल का, 2024 आने जा रहा है। अगर दलितों के साथ हाथ न मिलाया तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी, याद रख लीजिएगा इसका। जिस तरह की नफरतें जा रही है, जिस तरह की नफरत लेकर के जा रही है, हमें समाज में बड़ी तिरस्कार भरी निगाहों से देखा जाएगा। सड़क पर चलते हुए शराब कर करके मारा पीटा जाएगा। हमारी हिफाजत का एक ही रास्ता मुझे नजर आया, और वो नजर आया कि मेरे दलित भाइयों के साथ मिल जाओ, बैठ करके दलितों के साथ रिश्ते इतने मजबूत कर लो। और मजबूत करने का एक ही रास्ता है कि बहुजन स्मरण कर लो, और बहुजन समाज पार्टी में बैठ करके जब ये समीकरण मजबूत कर लोगे, तुम्हारे साथ सब मोहब्बत से काम करेंगे। भय पीड़ित नहीं, सुनिए, भय पीड़ित नहीं, तुम्हारा डर ही नहीं है तो मोहब्बत कहां से होगी? जब मजबूत समीकरण होगा तो सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नरेश भाई बता देंगे किस तरह लाइन लगी हुई है, किस तरह लाइन लगी हुई है। वो मर्म पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो जाए तो हमारी देश में भी सरकार होगी, हमारे प्रदेश में भी सरकार होगी। और बहन जी का वो नारा हम लोग चरितार्थ कर पाएंगे, क्योंकि बहन जी समाज को जोड़ने की बात कर रही है, तोड़ने की नहीं। बहन जी ने कहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सबका हित हो और सबका सुख हो। और सबके हित की और सुख की बात तब होगी जब हम खुद मजबूत होंगे। आज आपके बीच में आया और 3 दिन हमारे कार्यक्रम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के मंडलों में लगे, आज का कार्यकर्ता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस बहस को शुरू करिए,
इस बहस को शुरू करिए। ओपन स्टेज के ऊपर मैं बहस करने को तैयार हूं, ओपन स्टेज पर बहस करने को तैयार हूं कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। समाज को मजबूत करने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, विकास की दिशा देने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, और एक सख्त प्रशासन को लागू करने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए नीला झंडा हाथी निशान हम सबकी यही पहचान बनती होगी, और जब ये अपनी पहचान बनाने का काम करेंगे, जिस दिन ये पहचान हमारी बन गई उस दिन जान लीजिए कि भाजपा घुटनों पर आ जाएगी। नारा लगाने से भाजपा घुटनों पर आने वाली नहीं। चाहे कितना झूम के नारा लगा लो, जितना झूम के नारा लगाओगे भाजपा उतनी मजबूत होगी। जरा दलित का हाथ पकड़ करके सड़क पर चल पड़ो, जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे भाजपा लड़ देगी। इसलिए आज आपसे आह्वान करने के लिए, कार्यकर्ता बैठे कहने के लिए, बहन जी पर इल्जाम लगा देते, यही एक साजिश है कि बहन जी पर इल्जाम लगा दिया कि भाजपा की बी टीम तो आप जो मिलकर के सरकार बना ले, जो मिलकर के चुनाव लड़ ले और फिर आकर के दोबारा सरकार बना ले, फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तैयार है जो भाजपा से मिलकर चुनाव लड़के जीत के आए। बहन जी का एक तो चुनाव बताओ कि भाजपा के साथ मिलकर लड़ाओ। जब सरकार बनाई बहन जी ने अपने एजेंडे पर बनाई, अपनी विचारधारा पे बनाई और चलाई, और चला के चल पड़ी। नुकसान किसको दिया? भाजपा को। सरकार बनाई, भाजपा को 15 साल लग गए दोबारा पनपने में, और भाजपा बनती कब? जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने, जब जब एनडीए मुख्यमंत्री बनेगी, जब जब भाजपा रसाताल में जाएगी। उठाओ इतिहास, और जब जब ये मुख्यमंत्री बनेंगे, जब जब भाजपा उफान पर आएगी। सरकार समाजवादी की आएगी, हमारे हिस्से में क्या आया? हमारे हिस्से में आई थाने की दलाली, थाने के अंदर टोपियां जमा करेंगे दबाकर, और अगली सरकार के अंदर पुलिस की लाठी ने खाल नहीं छोड़ी, पीछे के किसी के खाल भी बच गई। हमें थाने की दलाली की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है तालीम की, हमें जरूरत है रोजगार की। बहन जी ने परसों ट्वीट किया कि जो मदद से आपने कह दिया गैर सरकार गैर मान्यता प्राप्त है, इनको अनुदान सूची में लागू करो। सरकार दिल में लगा दी, सरकार दिल में लगा दी, लेकिन जिसको वोट दिया था उसके मुंह में नहीं जम गई, वो नहीं बोलने वाले, वो नहीं निकलने वाले हैं। बहन जी पर इल्जाम लगा देते नहीं निकल रही है। अरे हम सड़क के ऊपर उनके सिपाही 24 घंटे दौड़ रहे हैं। तो समाजवादी नेता मुझे तो 8 महीने घर से निकला ही नहीं था, निकलने के लिए रास्ता बताया, और जिस दिन से बहुजन में आया उस दिन से मेरा टिक नहीं हो रहा कि मैं गाड़ी के पहिए पे सवार हो रहा। तो हम नहीं कर रहे हैं, तुम जो बहन जी की बहुत ज्यादा सड़क ऊपर है, कमांडर तो बैठ करके कमांड कर रहा है, जब जरूरत होगी वो भी सड़क पर दिखाई। और बहन जी के कुशल नेतृत्व में तो कायल हो गया। राजकुमार भाई से कह रहा था मैंने सब पार्टियों में काम किया है, लेकिन ऐसा अनुशासन मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा अनुशासन मैंने कहीं नहीं देखा, और ऐसा सिस्टम, यही सिस्टम अपनाना पड़ेगा। मैं खास तौर से अपने भाइयों को कह रहा हूं कि मैं राजकुमार जी से बात कर रहा था, बूथ मैनेजमेंट के लिए जो कैडर बीएसपी का है, उस कैडर को हमें भी बनना पड़ेगा। बीएसपी का कैडर बनकर ही हमें काम करना पड़ेगा। और जिस दिन तुमने बीएसपी का कैडर ज्वाइन करके बीएसपी के तरीके से काम करना शुरू कर दिया, तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखने वाले को 50 बार सोचना पड़ेगा कि किसकी तरफ आंख उठा करके देखने। ये दलित और मुस्लिम समीकरण पूरे पश्चिम में इतना मजबूत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए सक्षम है।
ये इतना मजबूत समीकरण है कि सफाई हो जाएगा दूसरों का, लेकिन वोट डालना ऐसे ही पड़ेगा जैसे 2022 में तुमने समाजवादी को डाल दिया। बिना सोचे समझे हम भी दौड़े जा रहे थे, अति दौड़ थी, हम भी पागल हो जाए, सरकार बनने जा रही, दौड़े जा रहे। तो देखा गर्मियों के अंदर सड़क के ऊपर जब धूप पड़ती है तो पानी नजर आने लगता है, और वही जो कहते हैं मर्द कृष्णा, जो हिरन है उसको प्यास जब लगती है सहरा के अंदर तो वो दौड़ता है और वो पानी होता नहीं। तो ये मर्द कृष्णा की समाजवादी की, जिसके पीछे हम दौड़े जा रहे थे, और जब सांस फूल करके गिर गए तो समझ में आया कि ये सारा का सारा आंखों का फर्क था। इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, सब कार्यकर्ता बैठे जल्दी कार्यक्रम दोबारा लगे। मैं तमाम की जिम्मेदारी से भी बात करूंगा, क्यों इस संकट के माहौल में, इस परेशानी की घड़ी के अंदर राहत दिलाने का काम करें। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही है बहुजन समाज पार्टी के अलावा। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव किसी लिए होते लोकतंत्र के, आपकी ताकत को, आपकी हैसियत को जानने के, आपके वोट की ताकत और हैसियत को देश के अंदर किस हाल में पहुंचा दिया। अगर ये अब भी नहीं समझ में आ रहा, जिसे हराना चाहते हो वो हारता नहीं, जिसे जिताना चाहते हो वो जीतता नहीं, तो बात तय कर करके बहन जी वो जिताने का प्रण ले लो। जिसे जिताना चाह रहे हो वो जीतेगी, और जिसे हराना चाह रहे हो रसातार को उतर जाएगी। इसलिए साथियों मैं जल्दी दोबारा कार्यक्रम दूंगा। मानिए हमारे जिला अध्यक्ष और नवाब से भी कहना चाहता हूँ कि अपने जिले के अंदर जो आपकी बड़ी खासतौर से मदारिस हो या ऐसे प्रभावशाली बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हो जो मुसलमानों के अंदर, और ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा समाजवादी का बुखार हो, उनको भी मुझसे मिलवा दीजिएगा और उनसे कहिए कि ओपन डिबेट करे, ओपन बहस करे। मैं खुद ही बहस करने के लिए तैयार हूँ, और मैं साबित करने के तैयार हुआ कि बहुजन समाज पार्टी हमारी कैसी है, और ये केवल ढोंग करने का काम करते हैं। क्या आजम साहब पे मसला है, पूछो उनसे। आजम साहब के मसले में कोई सवाल पार्टी ने नहीं उठाया, कोई आवाज नहीं उठाई। नाई जेल में पड़ा हुआ है चित्रकूट, कोई आवाज नहीं। लेकिन रमाकांत यादव जेल में गए तो अखिलेश यादव दौड़ चले गए। ये तो तुम्हारी औकात है, ये तो तुम्हारी हैसियत है उस पार्टी। हमारा क्या इलाज किया? हम टिकट बांटते थे, मेरे परिवार ने हमेशा चुनाव इस तरह से लड़ा, हमने हमारी टिकट काट दिया। लेकिन उन्होंने बड़े मकसद के लिए छोटा मकसद नहीं उठाएंगे, हमारी टिकट काट दिया। और वही सीटें दी थी जहां मेरे एमएलए थे पहले से, मेरे दोनों एमएलए का भी टिकट काट दिया, और केवल वही सीटें दी थी। और फिर हमसे कह रहे, हमने कहा भाई हमसे सवाल तो तब करो जब हमारा वोट ना मिला हो। तुम्हारा वोट कहाँ गया? पहले अपना वोट बताओ कि तुम्हारा वोट कहाँ गया? ये कन्नौज क्यों हारे, ये मैनपुरी सदर क्यों हारे, इटावा जिला क्यों हारे, जहाँ आप रहने वाले हो हम क्यों हारे, फिरोजाबाद क्यों हारे? क्या तुम्हारा परिवार है वहां सब जगह हार गए, जहां हम थे वहां सब जगह जीते। 24 को ध्यान में रख लो कि 35 से जीते से ऊपर अगर हमने जिता ली तो इंशाअल्लाह बहन प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश में सीटें हमने जिता ली तो देश में हमारी सरकार होगी, किसी और की सरकार नहीं होगी। साथियों आप सोच रहे हो कि 35 में प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? इंद्र कुमार गुजरात के पास तो एक नहीं लाने की प्रधानमंत्री बन गए, देवगौड़ा के पास कितने एमपी थे 96 के अंदर जब प्रधानमंत्री बन गए, चंद्रशेखर जी के पास कितने आदमी थे जब प्रधानमंत्री बन गए। ये राजनीति के अंदर बड़ा उथल पुथल वाला दौर है।
और इस दौर के अंदर प्रधानमंत्री बनाने का अपने नेता को एक सुनहरा मौका है कि हम लोकसभा के अंदर एकजुटता के साथ बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रण ले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, जय भारत, जय भीम।